नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आपका अपना पर्सनल फाइनेंस शो, जो हम चर्चा करते हैं आपके निवेश पर, आपको बताते हैं कैसे बेहतर निवेश आप कर सकते हैं। हमारे आज की इस चर्चा में बलवंत जैन हमारे साथ हैं, अपना पैसा.com के CFO। बलवंत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। चलिए एक नजर डाल लेते हैं साथ ही कि आज के इन सवालों को हमने शामिल किया है। कई सारे ईमेल्स हमें मिले हैं शो के दौरान पिछले हफ्ते, जिसमें से कुछ चुनिंदा सवालों को आज के प्रोग्राम मिलेंगे। TDS पर एक सवाल आया है, उसे हम सब शामिल करेंगे प्रोग्राम में। और साथ ही म्यूचुअल पोर्टफोलियो अगर आप बना रहे हैं, मौजूदा पोर्टफोलियो पर एक्सपर्ट की क्या राय है उसे लेंगे। और साथ ही नए फंड्स भी आपको बताएंगे जो आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो वो भी आपको बताया जाएगा। शुरुआत करेंगे मिस्टर SK झा के सवाल से, जो इस वक्त फोन लाइन पर भी है। नमस्कार, गुड इवनिंग मिस्टर झा। मिस्टर झा, आप सुन पा रहे हैं? मिस्टर SK झा। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग सर। अपना सवाल एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं। ओके सर। जी हाँ सर, मैं 2000 अभी सीट मतलब कर रहा हूँ। एक SBI का है, ये मैग्नम। आपके फंड्स हमें मिले मिस्टर झा, ये बताएं कि आपने मेंशन किया था कि बच्चे की पढ़ाई के लिए आप ये पोर्टफोलियो जमा कर रहे हैं। फंड्स के नाम हमें मालूम है, ये बताएं आपकी उम्र अभी कितनी है और इन सभी फंड्स में कितना समय आपको हो चुका है? मेरा उम्र अभी 25 ईयर है। 25। ओके। और ये इसमें अभी हुआ है 1 साल। ठीक है, यानी लगभग आपने जो 15 साल का टारगेट अपना रखा है, आपने शुरुआत ही की है बस। जानते हैं एक्सपर्ट से कि क्योंकि आपकी एज भी काफी कम है और अभी से आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। बलवंत साहब, इनके फंड्स का जो सिलेक्शन है उस पर आपकी क्या राय होगी? और अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ फंड्स बहुत सारे हैं, लगभग 7 फंड्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हुए हैं। इतने सारे फंड्स की एक्चुअली में जरूरत है अपना गोल अगर इनको अचीव करना है? लेकिन पल्लवी, ऐसा है कि झा साहब के पास जो फंड है, जो फंड की लिस्ट है मेरे पास में, वो बहुत ज्यादा है। मतलब वो फंड हाउस जो इन्वेस्ट करते हैं वो पहले से ही जो बहुत सारी कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे फंड हाउस में इन्वेस्ट करने से या फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने से आपका डाइवर्सिफिकेशन का पर्पज सर्व नहीं होता, वो डिफीट हो जाता है। जैसे आपने बताया कि उनके पास में 7 फंड्स हैं, तो मेरा सुझाव है कि आपके पास में 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 फंड होना चाहिए। उससे ज्यादा फंड फिर आपका डाइवर्सिफिकेशन का जो पर्पज है वो डिफीट कर देते हैं। जैसे उनके पास में जैसे IDFC का फंड है, BSL फ्रंटलाइन का फंड है, HDFC इक्विटी है, ये तीनों फंड अच्छे हैं। तो चाहे तो ये जो बाकी के फंड की सेट है वो बंद करके ये 3 फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर चाहे तो नया फंड ये सब बंद करना और नए फंड हाउस में नए फंड्स में इन्वेस्ट करना, तो मेरा सुझाव रहेगा कि ICICI का ब्लू फोकस है, UTI अपॉर्चुनिटी फंड है और HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, उसमें वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां तक प्रश्न उनके बच्चे के एजुकेशन का सवाल है, अब उन्होंने बताया नहीं है कि उनको कितना रुपया चाहिए, कितने साल बाद में चाहिए, तो उसके उनके प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल है। परंतु मेरा एक सुझाव रहेगा कि अगर आपके पास में जो इन्वेस्टमेंट का टाइम ओरिजिन है वो अगर 10 साल से ज्यादा है, तो आप इक्विटी में, प्योर इक्विटी में, लार्ज कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करिए। और अगर आपके पास 10 साल से 5 साल के बीच का अगर पीरियड है, तो आपको जो बैलेंस फंड है उसमें डालना चाहिए पैसा। और अगर आपके जो टारगेट है, आपका गोल है 5 साल दूर है, तो आपको इक्विटी फंड या इक्विटी ओरिएंटेड कोई भी स्कीम में नहीं डालना चाहिए। आप जो डेट फंड है या FD वगैरह है उसमें पैसा डाल सकते हैं। झा साहब, यानी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ये कोई स्टॉक नहीं है जो आपने चुना, ये फंड है। एक ही फंड कई सारी कंपनियों के शेयर में निवेश करता है। आप बहुत सारे फंड्स इकट्ठे कर लेंगे लेकिन वो ओवरलैपिंग हो जाएगी, और यही आपके पोर्टफोलियो में एक्सपर्ट ने नोट किया है। इसलिए आप फंड्स का जो नंबर है उसे कम करें, कुछ चुनिंदा फंड्स में कंटिन्यू करें। और साथ ही आपके पोर्टफोलियो में जैसे मिड कैप में आप ऑलरेडी निवेशित हैं, ICICI फोकस में पहले से निवेशित है, UTI अपॉर्चुनिटीज एक फंड है जो एक्सपर्ट ने बताया लगभग 13.5% इसने पिछले 5 साल के अंदर एनुअलाइज्ड रिटर्न शो किया। यानी कि नंबर ऑफ फंड्स आप कम करें और आप क्लियरली अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करें। साथ ही ये टारगेट पहले करें कि बच्चे की पढ़ाई के लिए कितनी रकम आपको जमा करनी है। लक्ष्य अगर क्लियर होगा तो पहुंचना आसान होगा। चलिए सवाल एक और शामिल कर रहे हैं, ईमेल के जरिए सवाल है मिस्टर रजनीश कुमार उपमान्यू जी का, जिन्होंने दिल्ली से मेल किया है। सवाल इनका कुछ टैक्स से जुड़ा हुआ है। पहले इनकी समस्या समझते हैं, क्या एग्जैक्टली इन्होंने पूछा है। इन्होंने मेल में लिखा है कि ये और उनके छोटे भाई एक प्रॉपर्टी ओन करते हैं जॉइंटली, जिसे इन्होंने किराए पे दिया हुआ है। अब दिक्कत ये फेस कर रहे हैं कि जो TDS डिडक्ट हो रहा है, यानी कि जिस भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इन्होंने रेंट पे दिया है, वो सिर्फ ब्रदर के ही अकाउंट से TDS डिडक्ट कर रहा है, जबकि दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन 50% है। यानी किराया जो आता है दोनों का बराबर आता है, लेकिन मेन पॉलिसी होल्डर, मेन अकाउंट होल्डर
होल्डर इनके भाई है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। बलवंत साहब पहले तो क्लियरली समझाएं, इन्होंने फॉर्म 26A जिसमें रिफ्लेक्ट किया जाता है टीडीएस, उसका जिक्र किया है। क्या करना चाहिए इनको? क्या पहले अपने ब्रदर से बात करें या फिर सीधे इनको जो दूसरी पार्टी यानी कि जो किराएदार है उनसे बात करनी होगी? देखिए, ऐसा है कि जो रजनीश जी की समस्या है वो पेक्युलर समस्या है, और वो समस्या कई लोग हैं जो जॉइंट ओनर है और जो अपनी प्रॉपर्टी है किसी को रेंट पे दिया है, क्योंकि वो रेंट नॉर्मली एक आदमी के नाम से ही आता है, जो फर्स्ट नेम होता है उनके नाम से आता है, टीडीएस वगैरह भी उनके नाम से ही कटता है। परंतु जो इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजन है सेक्शन 199 है, वो उसके हिसाब से उस 199 कहता है कि आपका जो टीडीएस का क्रेडिट है वो उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसकी इनकम में वो पर्टिकुलर इनकम ऐड होती है। अभी जैसे ये 50% इनकी है, 50% इनके भाई की है, तो इनके पास में एक रास्ता है, जो रूल 37B है इनकम टैक्स रूल्स का, उसके हिसाब से आप जिनका जिनके ब्रदर के नाम से आता है, तो उनके ब्रदर है जिनको ये प्रॉपर्टी रेंट पे दी, लेट आउट किया है, उनको एक डिक्लेरेशन दे देगा कि उनका शेयर कितना है, उनके दूसरे जॉइंट ओनर जो ये आप खुद है रजनीश जी, उनका शेयर कितना है, उनका पैन नंबर, एड्रेस वगैरह सब दे देगा। तो जो डिडक्टर है, जो रेंट जो इनको पे कर रहे हैं, वो जब टीडीएस काटेंगे तो टीडीएस उनके नाम से भी काटेंगे, तो अगली बार से उनका जो 26AS में उनका खुद का भी नाम आ जाएगा, मतलब उनके खुद के 26AS में भी ये टीडीएस रिफ्लेक्ट होगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है इनके पास में कि जो टेनेंट है उसके साथ में 2 अलग अलग एग्रीमेंट करे। वो क्योंकि प्रॉपर्टी एक ही है, इसके लिए टेनेंट का मानना मुझे सरल नहीं लगता है, तो जो डिक्लेरेशन देने वाला ऑप्शन है वो ज्यादा उचित रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो रजनीश कुमार जी, उम्मीद है इस वक्त आप शो देख रहे हैं, क्योंकि आपसे संपर्क करने की भी हम कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं पाया। चलिए कुछ और सवाल लेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपको बता दें किस तरह से सवाल आप भेज सकते हैं। मनी गुरु में आप हमें अपने सुझाव लिखकर भेजें, हमारा पता है moneyGuru@zmedia.slgroup.com, या फिर आप सेव लिखकर अपना सवाल अपने नाम के साथ भेजें 57575 पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। चर्चा आपके निवेश पर हो रही है और कुछ दर्शकों से भी हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर प्रशांत शर्मा, इस वक्त अरविंद कुमार दिल्ली से मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार अरविंद, गुड इवनिंग। नमस्कार जी, आपका सवाल हमें मिला था कुछ समय पहले, आज शामिल किया है, थोड़ी देर हुई है, उसके लिए माफी चाहेंगे। अपना सवाल आप एक्सपर्ट से सीधे पूछ सकते हैं। जी अरविंद, अपना सवाल पूछिए। अरविंद, आपको अपना सवाल पूछना होगा, इस वक्त आप लाइव हैं। चलिए, आपसे शायद आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की है उसे एक बार बताएंगे एक्सपर्ट को। आप एसआईपी निवेश पर राय मांगना चाह रहे हैं, 10 साल के लिए आपने प्लान भी किया है, कुछ म्यूचुअल फंड्स में लगभग 5,000 रुपए आप निवेश करना चाहते हैं, साथ ही कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है 7 लाख की, साथ ही LIC ले रखी है 1 लाख की, कुछ फंड्स भी हम देख पा रहे हैं। अरविंद, इस वक्त अगर आप सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिएगा, जो ये फंड्स आप ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर चुके हैं इन्हें? चलिए, लगता है संपर्क आपसे हमारा टूट गया, लेकिन जैसा बलवंत साहब इन्होंने मेल पर मेंशन किया है, कुछ 4 फंड्स इन्होंने बताए हैं और अपने लक्ष्य भी रखे हैं। लगभग शायद ये 15 साल में 50 लाख की एक राशि जमा करना चाह रहे हैं और उसी के लिए जानना चाह रहे हैं कि अगर 5,000 रुपए से शुरुआत करें तो कैसा रहेगा। इनकी PLI और LIC पर आएंगे, लेकिन उससे पहले इनके फंड्स देख लेते हैं। ICICI फोकस ब्लू चिप, जो कि एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, 1,000 रुपए उसमें इन्होंने सोचा है, शायद कर रहे हैं निवेश। उसके अलावा IDFC प्राइमरी इक्विटी, अगेन सब मिड कैप फंड, 2,000 रुपए प्रति माह उसमें, और कैनरा रेबेको का डाइवर्सिफाइड फंड है 1,000 रुपए प्रति माह, और एक और फंड है बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी 1,000 रुपए इसमें भी, यानी कि जो लगभग अमाउंट है दैट कम्स टू 5,000 पर मंथ। क्या अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये जो अमाउंट है सफिशिएंट होगा? लगभग 10 साल का समय है इनके पास। बलवंत जी, तो मेरे पास जो डिटेल है पल्लवी, उनके हिसाब से 15 साल का समय है इनको, और इनके पास जो फंड है, फंड वो बराबर है, मतलब सब बढ़िया फंड है, तो उस फंड में वो कंटिन्यू कर सकते हैं। परंतु चूंकि जैसे उनको 15 साल में 50 लाख रुपए इकट्ठा करना है, और ये जो इक्विटी फंड हम प्रिज्यूम करते हैं कि 15% के आसपास टैक्स फ्री रिटर्न देते हैं, तो उनको 7,500 रुपए की
सिप करनी पड़ेगी। तो अभी जैसे 5,000 की तो सिप कर ही रहे हैं, 2,500 की और सिप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और जो एग्जिस्टिंग फंड है, IDFC है या बिरला सन लाइफ है या ब्लू फोकस फंड है, उसमें बढ़ा सकते हैं। तो वो जो है अपने जो गोल है, लक्ष्य है 15 साल में 50 लाख रुपए इकट्ठे करने का, वो आराम से पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो ट्रेडिशनली इक्विटी पे जो रिटर्न है वो 15% से ज्यादा ही है अगर आपका इन्वेस्टमेंट ओरिजिन ज्यादा है, और इनका तो 15 साल का पीरियड है, तो एवरेज उनको 15% के आसपास रिटर्न आसानी से मिल जाएगा। बैलेंस फंड्स आपने बोला 5 साल, क्योंकि इनके 2 गोल्स थे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अरविंद, अगर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, आपने शॉर्ट टर्म के लिए जो मेंशन किया, हालांकि रकम उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन बैलेंस फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। फंड्स आपके स्क्रीन पर है। ICICI बैलेंस में लगभग 16.5, HDFC बैलेंस में 17.5, और इसके अलावा टाटा बैलेंस फंड में भी लगभग 15% रिटर्न आपने देखा है। ये हिस्टोरिक रिटर्न है, जरूरी नहीं कि आने वाले समय में ऐसे रिटर्न मिले, लेकिन कुछ रिटर्न रेफरेंस के तौर पर आपके सामने रखे गए हैं। अगला सवाल प्रशांत शर्मा जी का लेंगे, इस बीच उनसे संपर्क करने की भी कोशिश करेंगे। सवाल उन्होंने ईमेल के जरिए भेजा है, और जैसा डिटेल्स इन्होंने अपनी बताई है, 25 साल इनकी उम्र है, लगभग 4.6 लाख इनकी एनुअल इनकम है। इनके 3 सवाल, इनफैक्ट इन्होंने टैक्स सर्वर प्लान के बारे में पूछा, शायद ELSS का जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा फ्लोटर पॉलिसी भी लेना चाह रहे हैं अपने और अपनी मदर के लिए, जिनकी उम्र 45 इयर्स है, और इनके फादर रिटायर्ड पर्सन है, उनको शायद 10 लाख रुपए का एक सरप्लस मिला है, उसे भी निवेश करना चाहते हैं। और उसे जल्द संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच उनके सवालों को हमने एक एक करके लिया। पहले ELSS पर आप बलवंत साहब इनको क्या राय देंगे? देखिए पहले ऐसा है कि जो ये इनको इन्वेस्ट ELSS में करना है और उनको शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न चाहिए। तो जैसे मैं बताता हूं कि 5 साल से अगर आपका कम टाइम ओरिजिन है, तो आपको इक्विटी रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप ELSS में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप ELSS में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। तो अगर आपका टाइम ओरिजिन 5 से 10 साल के बीच में है, तो आपको ELSS में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपका टाइम ओरिजिन कम है, तो आप जो बैंक FD है 5 साल की, जो टैक्स सेविंग FD है, या NSC है जिसका भी टेन्योर 5 साल है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। परंतु उसमें जो फिक्स रेट है 8, 8.5%, 9% के आसपास वही रिटर्न आएगा। परंतु अगर आप ELSS में अगर 10 साल या उससे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो ओवर द पीरियड जो इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड आपको रिटर्न देते हैं, उतने रिटर्न आपको ELSS में भी मिल सकते हैं। दूसरा जो उनका प्रश्न है कि उनको फैमिली फ्लोटर लेना है और वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट की कंपनी से ही ले। तो कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदने के पहले आपको ये देखना जरूरी है कि उसमें आपका कोई रूम रेंट का लिमिट तो नहीं है, डिजीज का लिमिट तो नहीं है, को पेमेंट वगैरह तो नहीं है। तो जो गवर्नमेंट कंपनी है, जो चारों जो गवर्नमेंट की इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, उसमें रूम रेंट का लिमिट है। तो रूम रेंट का लिमिट सिर्फ आपको रूम रेंट पे ही नहीं लगता है, बाकी जितने भी खर्चे हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर है, डॉक्टर का फी वगैरह है, वो सब पर लगता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि आपका जो खर्चा हुआ उससे आधा पैसा ही आपको मिलता है। तो मेरे हिसाब से आपको फ्लोटर पॉलिसी लेनी है, तो जो अपोलो म्यूनिक की जो इजी हेल्थ है, वो आपको फ्लोटर पॉलिसी ले सकते हैं। और कम से कम 5 लाख की आप पॉलिसी ले लीजिए, क्योंकि जो मेडिकल ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है वो जनरल इन्फ्लेशन से भी बहुत ज्यादा गति से बढ़ रही है। तीसरा जो प्रश्न है उनका कि उनके फादर को 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए। मैं समझता हूं कि उनके फादर को रेगुलर इनकम की जरूरत होगी, और जो रिटायरमेंट का पैसा, इस पैसे से वो आगे रिस्क भी नहीं ले सकते हैं। तो ये पैसा, मेरा सुझाव रहेगा कि जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें डाल दे, तो वो हर महीने इनके फादर को ब्याज भी मिलता रहेगा। जी, तीनों सवालों को एक एक करके बलवंत साहब ने दिखाया और आपको बताया। उम्मीद है कुछ सोल्यूशन यहाँ जरूर निकला होगा। ध्यान रखें, फ्लोटर पॉलिसी पर आपने सवाल पूछा था, क्योंकि आज हम निवेश और टैक्स पर बातचीत कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल से, विस्तार से सवाल पूछने हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और बाकी दर्शकों को बताएं कैसे जुड़ सकते हैं इस शो से। आप हमें ईमेल करें moniguru@zmedia.slgroup.com, या फिर SMS करें सेव लिखकर अपना सवाल 57575 पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी गुरु। आखिरी सेगमेंट है, कुछ और आखिरी सवाल हम लेंगे। नवीन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, रोहतक हरियाणा से। नमस्कार नवीन जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। हाँ सर, पहले तो हरियाणा में इलेक्शंस हुए, आपने वोट किया था? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका सवाल हम शामिल कर रहे हैं। पहले ये बताएं, जो फंड्स आपने बताए हैं मेल पर, क्या इनमें निवेश आपका ऑलरेडी चल रहा है, ये शॉर्टलिस्टेड है फंड्स? ये मैंने लास्ट 4 ईयर से मैं कर रहा हूँ मैडम।
ठीक है, और आपने लंबी अवधि का सोचा है या फिर कुछ समय के लिए कर रहे हैं? जी 15 से 20 ईयर्स के लिए। ठीक है, आपने बताया आप नेवी में काम करते हैं सर, ये आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट का कुछ जिक्र किया है, थोड़ा बताएंगे विस्तार से? एक्चुअली मेरा सर्विस हो गया, 12 ईयर्स हो गया है। ओके। तो मतलब इनिशियल जोन जो 15 ईयर्स के बाद मैं रिटायर हो सकता हूँ, 15 ईयर्स सर्विस होने के बाद। ओके। तो उसके बाद मेरा अभी 3 साल बचा है 15 ईयर्स होने में, तो उसके बाद मैं हो सकता है कोई किसी अनदर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करूंगा। ओके, यानी लगभग 3 साल के बाद आप रिटायर करेंगे इंडियन नेवी से, राइट? ठीक है, और आपने कुछ सेविंग्स भी की हैं, पीपीएफ में भी लगभग आपका जैसे मेंशन किया आपने 8 लाख रुपए का निवेश है, एसआईपी में अब तक 4 लाख रुपए आप निवेश कर चुके हैं। एग्जैक्टली आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? मतलब आप दूसरी जॉब के लिए जैसे आगे ट्राई करने वाले हैं या फिर खुद से कुछ शुरुआत करना चाहते हैं? जी मेरा लॉन्ग टर्म है, एक्चुअली मेरे दो बच्चे हैं, एक 1.5 ईयर का और एक 6 ईयर की। ओके, ठीक है। तो उनकी शादी और स्टडी के लिए मैं तो वही 15 से 20 ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं कि पहले तो आपका जो पोर्टफोलियो में फंड्स हैं वो उनको कैसे लग रहे हैं, और प्लस क्योंकि आपका जो नजरिया है लंबी अवधि का ही है, उम्र भी आपकी काफी कम है, 30 इयर्स इज योर करंट एज, एग्जैक्टली आगे कैसे चलना चाहिए? बलवंत साहब, इनके फंड्स अगर देखें ज्यादातर लार्ज कैप फंड्स ही मुझे दिख रहे हैं। एचडीएफसी टॉप 200 भी एक लार्ज कैप फंड है, आईसीआईसी फोकस ब्लू चिप, ब्लैक रॉक का भी टॉप 100 फंड है, हालांकि इन्होंने मिड कैप भी कुछ शामिल करा है, आईडीएफसी स्टर्लिंग इक्विटी आई थिंक इनका फंड है। ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है आपको और कितना बदलाव की इसमें जरूरत होगी? प्लस इन्होंने पूछा था क्या 9500 की जो एसआईपी चल रही है ये इनको कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी अगर ये रिटायरमेंट लेंगे 3 साल बाद, वहां से एक बड़ी रकम इनको मिलेगी सरप्लस में, यानी कि जो रिटायरमेंट के लिए इनको मिलेगी 50 लाख की राशि, और मौजूदा भी इनका निवेश काफी सारा है। ऐसे में नवीन के लिए एग्जैक्टली क्या आप गाइड करना चाहेंगे? देखिए, पहले नवीन जी के जो फंड जो सिलेक्ट किए हुए हैं वो फंड अच्छे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि 3-3.5 साल बाद में ये रिटायर हो जाएंगे और उनको 50 लाख रुपए मिलेंगे, और उनके 2 गोल हैं, उनके डॉटर के लिए और उनके सन के लिए। तो जो 50 लाख मिलेंगे उसमें से 20 लाख रुपए की ये एफडी कर सकते हैं, जिसपे उनको करीब 20,000 रुपए का 15 से 20,000 रुपए के आसपास ब्याज आएगा, 17,000 रुपए की इनको पेंशन आएगी, तो 32,000 रुपए में इनका ये खर्चा वगैरह आराम से चल सकता है। जहां तक जो गोल्स हैं उनके डॉटर और सन के, तो जो डॉटर का गोल है उसके लिए उनको जो 4 लाख का म्यूचुअल फंड है वो एक अलोकेट कर सकते हैं, और जो 50 लाख में से मिलेंगे उनको पैसा, उसमें से 6 लाख रुपए तो चाहे तो लमसम डाल सकते हैं, क्योंकि उनका जो पीरियड है वो लंबा है, 13 साल का है, और अगर चाहे तो वो सिप भी कर सकते हैं 25-25 हजार की। और उनके जो सन के लिए चाहिए 17 साल में 70 लाख रुपए, तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू है 6.5 लाख रुपए, अगर 15% के हिसाब से आप एक्यूमुलेट करते हैं तो जब भी पैसा इनको मिले तो पैसा वो जो चाहे तो लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में, या सिप कर सकते हैं। परंतु मेरा सुझाव रहेगा कि ये चूंकि ये उनका रिटायरमेंट का पैसा है और उनके जो गोल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है उनकी डॉटर और सन के लिए, तो जो कोई ट्रेंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल हो उनकी मदद ले और उनसे फाइनेंशियल प्लान, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बनाए, और उसमें वो उनका कैश फ्लो वगैरह कितना कम ज्यादा पड़ता है, और उसके बाद में डिसाइड करें कि जो सरप्लस फंड रहता है उनका उसको वो कहाँ इस्तेमाल करें। जैसे ये 9,500 की जो सिप कर रहे हैं वो उनको कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर उनके पास पैसा रहता है, और अगर उनको दूसरा जॉब मिलता है। आपको मैं क्योंकि समय काफी कम है, फंड्स आपने बताया आईसीआईसी फोकस ब्लू चिप, यूटीआई अपॉर्चुनिटीज और साथ ही आईडीएफसी प्राइमरी इक्विटी, इन सभी फंड्स में आपने देखा पिछले 5 साल में किस तरह का रिटर्न इन्होंने शो किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके, बेहतर होगा कि आप एक फाइनेंशियल प्लानर की प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल इतने ही सवाल आज हम शामिल करेंगे। बलवंत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि आप अपने सुझाव और अपने सवाल हमें भेज सकते हैं SMS और ईमेल के जरिए। आप हमारा पता नोट करें moniguru@zmedia.slgroup.com। साथ ही आप सेव लिखकर अपना सवाल अपने नाम के साथ भेज सकते हैं 57575 पर। लेकिन दिवाली से पहले कहां आपको निवेश करना चाहिए, आपको हम बताएंगे अपनी खास पेशकश मणिगुरु दिवाली स्पेशल में, जो दिवाली से ठीक एक दिन पहले 22 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे हम आपसे मिलेंगे 2 एक्सपर्ट्स के साथ। फिरोज अजीज होंगे हमारे साथ आनंद राठी से, और साथ ही वेल्थ रेस सिक्योरिटी से रश्मि रोडम होंगी बताने के लिए आपको कि दिवाली को और ज्यादा कैसे आप मुनाफे वाली दिवाली मना सकते हैं।